हाँ बेटा जयेश, देखो कल हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे। वो एक्चुअल में डिस्कशन में बहुत क्लियर नहीं हो पाया था, तो अभी वो आ रहा है राजीव, तब तक मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसके द्वारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के द्वारा हम मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि यह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो बाई this terminology we represent the strength of मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट, of a magnet. It is represented by कैपिटल M। इस कैपिटल M के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और यह कैपिटल M, जो कैपिटल M है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। It is a vector quantity, वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम मान लें कि यह एक हमारे सामने एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का एक ये नॉर्थ पोल है, दूसरा ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है वह स्मॉल m है, दोनों पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वह स्मॉल m है। और इस मैग्नेट की जो लेंथ है वह लेंथ यदि 2l हम कंसीडर कर लें तो 2l भी एक तरीके से इसको वेक्टर क्वांटिटी ही मानी जाती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा m इक्वल टू, ये बराबर होता है लेंथ ऑफ मैग्नेट इनटू स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन पोल। किसी एक पोल के स्ट्रेंथ के बराबर, स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसके लेंथ में, मैग्नेट की लेंथ में। या हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है यदि उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे हमें मिल जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो m इक्वल टू 2l इंटू m, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। जहां पे 2l क्या है, तो 2l लेंथ ऑफ मैग्नेट है, वेयर 2l इज लेंथ ऑफ मैग्नेट। और जैसे मैंने बताया कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ बेटा,
राजदीप, हेलो राजदीप। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा ये एक्चुअली शाम की क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने की वजह से एक कॉन्सेप्ट तरीके से क्लियर नहीं हो पाया था, तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करा रहा था। ठीक है, कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, और ये नोट्स भी आप लोगों को पहुंच जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जैसा कि आपको क्लियर ही है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल एम इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ मैग्नेट मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन पोल। तो इस तरह से एन इक्वल टू 2L इंटू एम ये हमें मिल जाएगा। और यह एक क्या होती है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मीन्स एम की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एम, इसकी जो यूनिट जो होती है, इसको हम लोग जूल पर टेस्ला भी हम लोग लिख सकते हैं, जूल पर टेस्ला, या एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। और जो इसके पोल स्ट्रेंथ होती है उसकी जो यूनिट होती है, एंड ये एसआई यूनिट है बेटा, एंड एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ को मैंने स्मॉल एम से लिखाया है। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किए। अब इसके बाद हम लोग को देखना है वही जो दो केसेस कल स्टडी कर रहे थे, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी अगर हम मैग्नेट जब उसको फॉर्म करते हैं, तो उस मैग्नेट का जो दोनों एंड होता है क्रॉस सेक्शन एरिया वह इक्वल ही थे। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन उस पर अभी हमें कहीं नहीं मिला है कि दो सिरों का किसी भी मैग्नेट के दोनों जो एंड होते हैं जहां पे पोल होता है, उन दोनों पोल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वह डिफरेंट होगी। और एक्चुअली में जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है वह पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल ऑफ मैग्नेट पे डिपेंड करती है। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल रहेगी तो हमेशा पोल स्ट्रेंथ जो है सेम रहेगा, यानी कि किसी भी मैग्नेट के जो दोनों पोल का स्ट्रेंथ होता है नेचर में डिफरेंट होगा, बट उनकी पोल स्ट्रेंथ हमेशा सेम रहती है। तो इस पे और भी अपन डिस्कशन कर लेंगे, बट ये तो अभी तक तो मुझे यही मिला। अब इसमें हम लोग स्पेशल केस जो कल स्टडी कर रहे थे, स्पेशल केस में स्टडी कर रहे थे कि यदि किसी मैग्नेट को, फर्स्ट केस में हम देखें, यदि किसी मैग्नेट को, हाँ बेटा, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर, और मैग्नेटिक पोल डायपोल मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। इसका डायपोल पोल की स्ट्रेंथ जो है स्मॉल एम है, यहाँ भी पोल की स्ट्रेंथ स्मॉल एम है। और इसको हम लोग दो तरीके से इसको काट सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी लेंथ जो है या 2L है, लेंथ जो है 2L है, तो इसको या तो हम इसके इसकी लेंथ के अलोंग इसको हम सेक्शन करें, या इसको वर्टिकली इसके लेंथ के अलोंग वर्टिकली इसका सेक्शन करें। बट दोनों ही इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है। चाहे अगर हम लोग इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, ऐसा डिवाइड करें, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। और अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तो ही मिडिल से भी ये दो पार्ट में डिवाइड होने चाहिए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट केस में इफ मैग्नेट डिवाइड along its length in two equal parts,
2 इक्वल पार्ट्स अगर ऐसा होता है तब उस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, अगर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं मान लेता हूं ये है, दोनों तरफ की क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया की। अगर हमने इसको एलॉन्ग लेंथ यदि इसका सेक्शन बनाया है तो इसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों पीसेज का। जैसे ऊपर वाला पीस जो है ये कुछ ऐसा बन जाएगा और नीचे वाला पीस जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। इन दोनों की जो लेंथ होगी ये दोनों की लेंथ 12 ही रह जाएगी, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, 12 हो जाएगी। लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया है या क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का a/2 हो जाएगी। अब यहां से बता रहे कि यदि इसकी पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिंस m प्रोपोर्शनल टू A/A, देयरफॉर यदि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ होती है तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देयरफॉर m/2 इज, हाँ बेटा बोलो, हाँ कल हो गया था, थोड़ा सा जयेश को मुझे ये रिवाइज कराना था, ठीक है, हो गया था ये, थोड़े बताना था शॉर्टकट में, बस हो ही गया ना। हाँ इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल वाला है, एक वर्टिकल वाला है, बस हो गया, ये खत्म ही हो गया, ठीक है। फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो m/2 प्रोपोर्शनल टू a/2 हो गया, यानी कि यदि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ होती है तो इसका पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा। तो देयरफॉर अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होता है 12 इंटू m के बराबर होता है। तो यहाँ पे यदि m जो है हाफ हो जाता है तो इसका न्यू डाइपोल मोमेंट, अगर इसके डाइपोल मोमेंट को मैं m डैश से या m डैश से रिप्रेजेंट करूं तो उस सिचुएशन में m डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसकी लेंथ और आगे कितना 12, और अब इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वह पोल स्ट्रेंथ अब m/2 बन चुकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू में m/2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 12 इंटू में m, और इसके प्लेस पे फिर ये ओरिजिनल पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा जा सकता है। तो m डैश इक्वल टू हो जाएगा कितना, m डैश इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू ओरिजिनल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों पीसेज का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m डैश होगा वह ओरिजिनल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यदि इस मैग्नेट को इसके लेंथ के अलॉन्ग इक्वल टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो ये पहली सिचुएशन बन गई। इसी तरह से अगर इसको वर्टिकली डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब इसके लेंथ के परपेंडिकुलर, अगर इसके लेंथ के परपेंडिकुलर डिवाइड कर दिया जाए इस तरह से, ठीक मिडिल से अगर ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके दोनों पोल स्ट्रेंथ तो सेम रह गई, बट ये जो सेक्शन, ये जो लेंथ बनी यार ये L बन गया और इधर का भी कितना बन गया, ये L बन गया, ये L हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि इनके दोनों पीसेज का अब पोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, अब ये तो हमें मिल गया कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अब इसके m में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं हो रही है, सिर्फ लेंथ जो है हाफ हो जा रहा है। तब यहाँ पे देयरफॉर m डैश, और m डैश क्या है, तो ईच पीस का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो हमने वर्टिकली इसको इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो m डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ, तब हर पीस की लेंथ, जैसे ये पीस है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई L इंटू, और इसका डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ कितनी है m, तो ये हो जाएगा m। अब इसको मैं चाहूं कि अगर m डैश और m में क्या रिलेशन है, तो मैं 2 इंटू Lm, 2 का इंटू किया और 2 का डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर वाला क्या बन गया है 1/2 इंटू 2Lm। अब ये जो बन गया ये हमारा ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट बन गया, मतलब कि 1/2 इंटू ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट। तो ये इस तरह से m डैश, मतलब इनके हर पीस का, इनके ईच पीस का जो डाइपोल मोमेंट होगा
इसका डायपोल मोमेंट और इसका डायपोल मोमेंट m डैश से रिप्रेजेंट करें तो m डैश इक्वल टू होगा m/2, मतलब जो इनका ओरिजिनल डायपोल मोमेंट था उसके आधे हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। तो बस कल इतना ही हम लोग किए थे। अब इसके आगे हम लोग अब डिस्कशन करेंगे कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। बस यही तक कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ऑलरेडी हम लोग एक जगह पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग कूलम्स लॉ का डिस्कशन कर चुके हैं और उसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ हम लोग तब यूज करते थे जब किसी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता था, तो वहां पे कूलम्स लॉ यूज करते थे और कूलम्स लॉ की हेल्प से उसके पोल दोनों चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन या रिट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे। सेम वैसे ही यहाँ भी हम लोग कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी मैग्नेटोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ इन मैग्नेटो स्टैटिक्स। देखो बेटा, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक हमने एक मैग्नेट लिया, ये हमने मैग्नेट लिया है जिसका मान लो कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह मान लेते हैं, मतलब इस मैग्नेट की जो लेंथ है वह हमने मान लिया कि L है, ये हमने मान लिया कि L है या 2L है। इसी तरह से एक दूसरा भी मैग्नेट और हमने ले लिया और इसको भी हमने यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट कर दिया। अब देखो बेटा, अगर मैं इसका S मानता हूँ और इसका L मानता हूँ, इनके भी डिस्टेंस आप कुछ भी ले लो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ भी सेम आइडेंटिकल दो बार मैग्नेट ले लिया है और इन दोनों बीच में अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कुल कितना इन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो बट नेचर है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आएगा। लेकिन अगर ये भी नॉर्थ पोल होता तो दोनों के बीच में रिट्रैक्शन होता, या अगर ये साउथ पोल होता तो भी इन दोनों के बीच में रिट्रैक्शन फोर्स होता। तो इन दोनों पोल्स के बीच का अट्रैक्शन या रिट्रैक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कूलम्स लॉ को यूज करेंगे। अगर मैं मान लेता हूं कि इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर ये r है और इस मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ m1 है, m1 और इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ यदि m2 है, तो सेम उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिट्रैक्शन फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेम पैटर्न पे बेटा यहाँ भी कूलम्स लॉ ये वर्क करता है। और यहाँ पे अगर हम माने कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स यदि F हो, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स यदि F हो, तो यहाँ भी F जो होगा ये प्रोपोर्शनल टू इन दोनों पोल्स के पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। N और S इन दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है M1 M2 इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये फर्स्ट हो गया। और यही F इन दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये हो गया, ये भी स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। तो हो जाएगा एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r², F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करें तो ये एक साथ बन जाता है F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपान में r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि यहाँ से रिमूव करें तो ये बन जाता है F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई M1 M2 अपान में r²। यही कूलम्स लॉ है बेटा।
यही कूलम्स लॉ है, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज कांस्टेंट एंड म्यू नॉट इज नोन एज permeability of magnetic फ्री स्पेस या फ्री स्पेस के लिए परमेबिलिटी है म्यू नॉट। और अगर ये फ्री स्पेस के अलावा यदि कोई दूसरा मीडियम होगा तो उस सिचुएशन में म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट के प्लेस पे हम लोग म्यू यूज करेंगे। यहाँ पे हेलो, हाँ बेटा, हाँ म्यू नॉट की वैल्यू होती है, ये पूरे की वैल्यू मैं बताता हूं, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 टू द पावर -7, ये होता है वेबर पर एम्पियर मीटर, ये होती है इसकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये अपना कूलम्स लॉ था। हाँ बेटा बोलो। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहां प्रोड्यूस होता है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स कहां प्रोड्यूस होता है? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। इसकी एसआई यूनिट यही होती है बेटा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर मीटर ही होती है। ठीक है, इसे मैं, हाँ, तो ये कूलम्स लॉ है। जयेश क्लियर हो गया बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? सिंपल है, हाँ सिंपल है, कोई टफ नहीं है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के आए थे, सेम उसी पैटर्न पे है ये। या 9th क्लास में हम लोगों ने वो पढ़ा था, न्यूटन का ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके जैसा ही है। और हम लोग बेटा इसमें, हाँ बेटा बोलो। किसकी? ये, हाँ वेबर है ना, वेबर, WEBER। अब बेटा हम लोग इसमें एक नया टॉपिक और डिस्कस करेंगे यार। हाँ बेटा बोलो। वेक्टर फॉर्म में अगर देखना है, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है बेटा, देखो जैसे अब हम लोगों ने देखा कि ये हमारा एक मैग्नेट था जिसका नॉर्थ पोल ये था, साउथ पोल ये था, और दूसरा मैग्नेट हमने ये लिया था जिसका नॉर्थ पोल ये था, सॉरी साउथ पोल ये था और नॉर्थ पोल ये था। ठीक है बेटा, यहां से अगर हम वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बेटा? वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, जैसे अगर ये r है, अगर मैं इसको r मान लिया तो यहां पे हमने देखा था कि ये इक्वल टू क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, m1 m2 इंटू में r स्क्वायर। बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस पोल से किस तरफ पे होता है, किस पोल की तरफ होता है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ होता है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब ये हो गया कि इसके में जो हम लोग डायरेक्शन लेंगे वह इधर से इधर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे। तो इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए इस पे वेक्टर लगा दें, और यहाँ पे क्या आर कैप लगा सकते हैं बेटा? बोलो, आर कैप लगा सकते हैं यहाँ पे?
हमने डायरेक्शन बता दिया, आर कैप लग गया। और आप जानते हो कि आर कैप इक्वल टू कितना होता है, वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यही होता है आर कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पे ट्रांसफर कर दूं, हाँ बेटा, तो ये मिलेगा हमें m1 m2 अपान में आर स्क्वायर इंटू, और आर वेक्टर आ जाएगा और अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मतलब क्या होता है, ये आर के इक्वल ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो कुल मिला के ये मिल गया म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू m1 m2 अपान में आर क्यूब इंटू में आर वेक्टर, तो ये इक्वल टू ये मिल जाएगा। अब चाहे आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो इसको या ऐसे रिप्रेजेंट करो, दोनों बात एक ही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किसी मैग्नेट के एक्सिस के लॉन्ग या उस मैग्नेट से किसी डिस्टेंस पर कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हम लोग अब इसे फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए बार मैग्नेट। सिलेबस में नहीं, सिलेबस में आपका वो भी तो है, हार्सो मैग्नेट भी है, बाकी तो और कोई नहीं। हार्सो मैग्नेट का भी अलग से कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन कहीं कहीं पे उसको इस तरह हम लोग यूज करते हैं। जैसे अपन उसमें देखते हैं, ये जो जनरेटर वाले सिस्टम में देखते हैं, या कहीं पे वो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग देखते हैं, तो वहां पे उसका यूज करते हैं। बाकी ऐसे कुछ बताया नहीं गया है हार्सो मैग्नेट के बारे में। अब यहाँ पे बेटा हम लोग को ये देखना है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ m है दोनों पोल की, और इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है कि इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुल कितनी है। ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर O है। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर मान लेते हैं कि N से P तक अगर ये डिस्टेंस R है, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इस P पॉइंट पर एक हाइपोथेटिकल आप एक मैग्नेट लेके आ जाओ, हाइपोथेटिकल मैग्नेट, और मान लेते हैं कि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे है। नॉर्थ पोल उस हाइपोथेटिकल मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अब आप कहोगे हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है। एक्चुअल में हम देखते हैं कि मैग्नेट जो है कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी भी मैग्नेट में मोनोपोल नहीं होता है। मतलब यहाँ पे हमने इतना छोटा सा मैग्नेट लिया है जिनके पोल की बीच की डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए उसको एक हाइपोथेटिकल मैग्नेट बोला गया है। और यहाँ पे इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, लेकिन वह m1 यूनिट में है। इसकी पोल स्ट्रेंथ को मैंने मान लिया कि 1 है इसकी पोल स्ट्रेंथ। अब हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट पर इस मैग्नेट के ड्यू टू या नॉर्थ पोल के ड्यू टू कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगी।
तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर इस नॉर्थ पोल के ड्यू टू कुल कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है। जितना फोर्स अप्लाई होगा उसी फोर्स को हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कहेंगे। उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहले हम लोग फोर्स से फाइंड करें कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बाई कूलम्स लॉ फोर्स एट पी, या हाइपोथेटिकल, यहां पे लिख देता हूं हाइपोथेटिकल मैग्नेट ड्यू टू बार मैग्नेट एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा। अभी कूलम्स लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कूलम्स लॉ में ये देखा था कि इन दोनों पोल के स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये हमें मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 अपॉन में r का स्क्वायर, यही मिलेगा बेटा, यही मिल जाएगा। हेलो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग ये मुझे बता दो कि यहां पे फोर्स क्यों लगेगा। यहां पे फोर्स क्यों लगेगा? फोर्स इसलिए लगे, हाँ बता दो बेटा, क्यों फोर्स लगेगा? ठीक है, रिपल्सन क्यों होता है? ये आज तक मतलब इस पे हम ये जानते हैं कि जब दो मैग्नेट को लेकर के आते हैं पास में, तो या तो वो एक दूसरे के पास आते हैं या तो एक दूसरे से दूर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन पता है क्या? इसका रीजन पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता है, ठीक है बेटा, आप इसका रीजन समझ लो। जब भी यहां पे कोई बार मैग्नेट अगर मैं रख दूं तो इस मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी दूसरा मैग्नेट या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर के आए तो दूसरा जो मैग्नेट है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या यदि करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही इसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट जब लेकर के आते हैं तो पहला जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पर एक फोर्स अप्लाई करती है। इसकी वजह से क्या होता है, उस पर फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये ऑलरेडी पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज हम लेकर के जाते हैं तो उस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होता है और वह फोर्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स इक्वल टू Q इंटू E के बराबर होता है ना बेटा? ये पढ़े हैं ना हम लोग? हाँ, तो सेम वैसे ही यहां भी हो रहा है कि ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई दूसरा मैग्नेट हम लेके आते हैं तो पहले मैग्नेट के द्वारा दूसरे मैग्नेट पे एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। रीजन यही रहता है कि पहला मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे एक फोर्स अप्लाई करता है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। या एक मैग्नेट, अगर ये मैग्नेट पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मैं इस हाइपोथेटिकल मैग्नेट को लेके आया तो इसके द्वारा एक फोर्स अप्लाई हुआ। उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो सॉरी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये कूलम्ब लॉ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 अपॉन में r स्क्वायर है। अब इस पोल की जो स्ट्रेंथ है वह m1 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे यदि मैं मान लेता हूँ कि m1 इक्वल टू 1 है तो देयरफॉर फोर्स इक्वल टू हमें मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 इंटू 1 अपॉन में r स्क्वायर, या F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू m अपॉन में r स्क्वायर। ये हमें मिल गया इस हाइपोथेटिकल मैग्नेट पर लगने वाला फोर्स।
अब हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो अभी हम लोगों ने बताया था कि डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट पर, मैग्नेट के अराउंड किसी भी पॉइंट पर लगने वाला जो फोर्स होता है वही मैग्नेटिक फील्ड भी रिप्रेजेंट करता है, वही फोर्स या उसी फोर्स के इक्वल मैग्नेटिक फील्ड लगती है। तब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर B इक्वल टू किस पे, B एट P पर लगने वाला जो मैग्नेटिक जो फील्ड होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड होती है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ होती है, और द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल वुड